हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीपीएससी 2026 तक के क्वेश्चन को अपडेट किया गया है। और यह घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन का बुक है, जिसमें 38वीं से लेकर के 71वीं बीपीएससी का क्वेश्चन को एक साथ दिया गया है। साथ ही इसमें एक्स्ट्रा बात करते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है बीपीएससी के द्वारा आयोजित जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे सीडीपीओ 2018 इसमें शामिल है, सीडीपीओ 2025 2005 को भी शामिल किया गया है, सीडीपीओ 2022 को भी शामिल किया गया है, बीपीएससी टीआरई 1 1 अगस्त को जो हुआ था 2023 में, वह भी इसमें शामिल है। बीपीएससी टीआरई 2 भी शामिल है 2023 वाला। बीपीएससी बीएओ जो कि मार्च 2024 में एग्जाम हुआ था, वह भी इसमें शामिल है। और बीपीएससी टीआरई जुलाई 2024 वाला भी इसमें शामिल किया गया है। तो इन सभी टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके। और इसमें सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं: भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी भी इसमें शामिल है, अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य गणित और तर्क शक्ति परीक्षण है, साथ में समसामयिकी घटना को भी शामिल किया गया है, और बिहार राज्य संबंधित इसमें प्रश्न है, साथ में विविध को भी शामिल किया गया है। तो हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक को इसमें डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को देखेंगे। इसमें एक ही वीडियो में हम लोग पूरे प्राचीन भारत को डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम है पाषाण काल, और इससे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और साथ में हम लोग इसका डिस्कशन भी पढ़ते जाएंगे। जैसे इसका डिस्कशन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है, यह मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। और नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव यानी लहुरा देवा दोनों बोल सकते हैं। और यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से लगभग 7000 ईसा पूर्व तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था, और यहाँ से गेहूं का साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो है यह कोल्डिवा से मिला है। दोनों को ध्यान देंगे कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो है कोल्डिवा से मिला है, जो कि बेलन नदी के तट पर है, प्रयागराज जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है ताम्र पाषाण काल को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, ताम्र पाषाण युग जो है इसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है, यानी इसको कैल्कोलिथिक इंग्लिश में भी कैल्कोलिथिक लिखते हैं। और जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन था, उसे ही हम लोग ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो पहला मानव जीवाश्म जो है भारत की नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए इसका भी डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन दिया गया है कि भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी में अवस्थित है हथनौरा। हथनौरा से सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से मिला है। और इसका खोज जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जीवाश्म विज्ञानी अरुण सोनकिया के द्वारा 1982 में किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो भीमबेटका स्थल जो है यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, भीमबेटका इसी को बोलते हैं भीमबेटका। यह पूरा स्थल जो है पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसको भी ध्यान देंगे कि भीमबेटका जो है ये रायसेन जिले में स्थित है। और भीमबेटका की गुफाओं से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। और यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी युद्ध और प्राचीनतम मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। और अब तक यहाँ लगभग 750 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और 2 का मिलान करना है। देखिए, सूची 1 में है 9 पाषाणकालीन स्थल, और सूची 2 में है 9 पाषाणकालीन स्थलों के स्थान दिए गए हैं। तो इसका डिस्कशन देखते हैं। इसमें सबसे पहले मिलाया गया है उतनूर। तो उतनूर स्थल जो है यह तेलंगाना में स्थित है। उतनूर जो है तेलंगाना में है। चिरांद की बात करते हैं, यह छपरा बिहार में स्थित है। उसके बाद है गुफकराल। गुफकराल जो है कश्मीर में स्थित है। उसके बाद है पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है। आगे बात करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन हमारा ताम्रपाषाण युगीन स्थल, और साथ में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों का नदी दिया गया है, किस नदी के स्थित है, इसको मिलान करना है। देखिए, इसे मिलाया गया है ताम्रपाषाण युगीन जो है स्थल है अहाड़। तो अहाड़ जो है यह बनास नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं कायथा। कायथा स्थल जो है यह है काली सिंध के
किनारे स्थित है। उसके बाद है स्वालदा, स्वालदा इसको बोलते हैं स्वावलदा, जो कि ताप्ती के किनारे स्थित है, और मालवा जो है नर्मदा के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक हमारा सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। इसका पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो यह पड़ती है आदि ऐतिहासिक काल में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐतिहासिक काल का निर्धारण जो है पठनीय लेख कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है, और लेखन कला के ज्ञान से पहले पहले का जो कालखंड होता है प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। और भारतीय इतिहास में लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का कालखंड जो है आदि ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगा पक्की ईंटों से बनी हुई इमारत इसमें शामिल थी। साथ में वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध रहा था। इसमें पूजा स्थल, देखिए पूजा स्थल तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है, यानी इसका प्रमुख विशेषता नगर नियोजन हो जाएगा। यहाँ जो है नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए गए थे। पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, इसमें विशाल स्नानागार शामिल था और अन्नागार प्रमुख रहा था। इसकी सतह जो है पक्की ईंटों की थी, जिसे जिप्सम के द्वारा जोड़ा गया था। और पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार और वाणिज्य तथा इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले, यानी पूजा स्थलों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुए हैं। इसको भी ध्यान देंगे कि पूजा स्थलों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुए हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलवन के मकबरे में दिखता है। यहाँ पे विकल्प हमारा ई हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो मिनी हड़प्पा कहा जाता है लोथल को। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, लोथल जो है प्राचीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं, और यह जो है आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसका प्रारंभिक उत्खनन जो है प्रोफेसर एस आर राव के निर्देशन में किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह हो जाएगा इसमें से लोथल। देखिए, हड़प्पा नगर ये लोथल जो है जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और भोगवा नदी जो है यह साबरमती की सहायक नदी है। इसको भी ध्यान देंगे कि भोगवा जो है यह साबरमती की सहायक नदी है। भोगवा के किनारे स्थित है लोथल, और यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहां से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में लोथल है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, लोथल जो है लोथल गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। उसके बाद है डाबरकोट, डाबरकोट जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और राखीगढ़ी जो है यह हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता हो जाएगी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि इराक में है। और यह क्वेश्चन 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में पूछा गया था, इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पे डिस्कशन भी है कि मेसोपोटामिया जो है इराक सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है, और यह सभ्यता वर्तमान में इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता, इसका विकास नाइल नदी के द्रोणी में हुआ था, और यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। तो सबसे प्राचीन सभ्यता हो जाएगा मेसोपोटामिया का सभ्यता, और उसके बाद में मिस्र का सभ्यता हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो हो जाएगा घोड़ा, यानी घोड़ा के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं रही थी। देखिए, प्रसंगत विकल्पों में से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व का विषय में विद्वानों में से मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गद खुर जो है, यानी इक्वस होमियोनस खुर इसकी है, या पालतू घोड़े इक्वस कबालस इसकी है, यह निश्चित कर पाना कठिन है। ध्यान देंगे यहाँ पे जो गद खुर है, यानी गधा का खुर, और साथ में घोड़े का खुर, इनमें से दोनों खुर किसके हैं, इसको निश्चित कर पाना कठिन है। बात करते हैं आगे कि रंगपुर जो है, रंगपुर, राना दुंगई और लोथल, सुरकोटदा, कुंतासी और कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति के अन्य जातियों के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सांडोर की बात करते हैं, सांडोर जो है सैंडोर बोकिन्यू, यानी सैंडोर बोकिन्यू द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त यथाकथित अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास में समय, अर्थात तीसरी सहस्त्राब्दी ईस्वी के अंतिम भाग में मध्य का वास्तविक
अश्व अवशेष बताया गया, यानी घोड़ा के जो अवशेष हैं यह माना गया है यह सूर्यकोटता से प्राप्त हुआ है। और 1974 ईस्वी में एएसओ एएस एएसआई देखिए एएसआई के बारे में बात किया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जेपी जोशी तथा एक थे एके शर्मा। एके शर्मा ने यहाँ से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य में प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। और यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर साथ में थी, मेंडो आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। और इसी प्रकार ब्रिगेडियर ईजे रॉस के द्वारा माना गया राणा गुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं उसे ज्यूनर महोदय अप्रामाणिक बताते हैं। अतः घोड़े के विषय में यही कहना समुचित होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसका अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता है, यद्यपि इसका उपयोग जो है अत्यंत सीमित रहा होगा। और बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो है ऑप्शन बी माना है। ध्यान देंगे कि बीपीएससी जो है इसका आंसर को बी माना है। तो ध्यान देंगे कि जब भी बीपीएससी का एग्जाम देंगे या बिहार से कभी एग्जाम देंगे बीपीएससी से रिलेटेड, तो उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था, तो हमारा आंसर जो है यह घोड़ा लिया जाएगा। और यह क्वेश्चन 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। देखिए टेराकोटा का जो हल है यह प्राप्त हुआ है, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। यहाँ पे बनावली जो है हरियाणा में और कालीबंगा दोनों हो जाएगा। जो बनावली और कालीबंगा जो है यह सिंधु घाटी स्थल है, यहीं से हल का खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आगे दिया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के अनुसार कालीबंगन नामक स्थल से आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ में टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। और इसके अलावा हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पूरा स्थल से भी टेराकोटा के हल की प्राप्ति हुई है। यहाँ पे दोनों ध्यान देंगे कि टेराकोटा जो है ये दोनों जगह से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है और साथ में बनावली नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, तो दोनों को ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं कालीबंगन से, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है बनावली से पक्की मिट्टी के बने हुई हल की प्रतिकृति मिली है। और खंभात की खाड़ी जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, इसके निकट में स्थित है लोथल से गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, तो कालीबंगन से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड भी मिला है। ध्यान देंगे कि 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड जो है यह कहाँ से मिला है, तो यह मिला है धौलावीरा से। और धौलावीरा जो है इसको 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगन राजस्थान से, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। देखिए पूछा गया कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसमें आर.डी. बनर्जी संबंधित है, उसके बाद में के.एन. दीक्षित जो है यह भी संबंधित है, एम.एस. वत्स जो है यह भी हड़प्पा से संबंधित है। उसके बाद में इसमें वी. स्मिथ जो है यह संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का वृहद स्तर पर उत्खनन की कार्य को शुरू किया था। और 1926-27 से वर्ष 1933 से 34 के बीच जो है माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे थे। मोहनजोदड़ो की खोज जो है सबसे पहले 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर में ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन और ए.एन. घोष है, साथ में जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः यहाँ पे स्पष्ट है कि वी. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे थे, बल्कि इंडो लॉजिस्टिक एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। यानी जो वी. स्मिथ है यह प्रसिद्ध है, इंडो लॉजिस्टिक एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। देखिए हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः प्रयोग किया गया था लाल रंग का, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हड़प्पा निवासी जो है मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते थे। और हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को बनाने में मिट्टी के चाक का भी प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरे चित्रित मृद भांड। ध्यान देंगे इसकी दो
श्रेणियां थी इसमें, एक थे बिना डिजाइन वाले बर्तन थे और दूसरी जो थी ये चित्रित मृदभांड थी जिसपे चित्र बनाया गया था। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण करती थी। इन मृत भांडों के ऊपर ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्सों में काले रंग का। ध्यान देंगे, ऊपरी हिस्सों में लाल रंग था और निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की गई थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया 9 वर्ष, यानी लगातार 900 वर्षों तक की बारिश के नहीं होने के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन के दल के द्वारा जो है जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक सूखे जैसी स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण रही थी। ध्यातव्य है कि ऑरल एस्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण बताया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैदिक काल। देखिए वैदिक काल हमारा अगला टॉपिक है। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? देखिए ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है गार्गी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए यह क्वेश्चन जो है 71वीं बीपीएससी 2025 प्री में पूछा गया है। देखिए इसमें दिया गया है कि घोषा, अपाला और विश्ववारा ये तीनों ऋग्वेद में सूक्त या मंत्रों की दृष्टा स्त्रियां हैं, यानी घोषा शामिल है इसमें। घोषा, अपाला और विश्ववारा यह जो है तीनों दृष्टा स्त्रियां हैं, अतः इन्हें ऋग्वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। इसके विपरीत जो है गार्गी उत्तर वैदिक उपनिषद युग की दार्शनिक है, न कि ऋग्वैदिक। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो गार्गी है यह उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, न कि ऋग्वैदिक काल से। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? यह काम करता था राजगिरी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यानी प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी मतलब वर्तमान में जो राजगीर है प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में काम करता था और मगध का पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इसको भी ध्यान देंगे कि मगध का पहला वंश था बृहदत्त वंश। बृहदत्त का उल्लेख जो है ऋग्वेद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो पूर्णतः सोम को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 9वां मंडल के जो सभी 114 सूक्त जो हैं सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुजमंत चोटी से प्राप्त किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग पुरुष सूक्त, इसी को हम लोग बोलते हैं पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त का वर्णन का बात किया जाएगा तो यह दिया गया है 10वें मंडल में। नेक्स्ट है अगला है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है यह समर्पित है सोम और इस पेय पर नमकृत देवता को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए गायत्री मंत्र की बात करते हैं तो इसके रचनाकार रहे हैं विश्वामित्र और यह मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है और यह सावित्री, यहाँ पे सावित्री लिखा गया है, यानी सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो अछूत का अवधारणा जो है यह स्पष्ट रूप से उद्धृत हुआ था धर्मशास्त्र के समय में, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है देखिए धर्मशास्त्रों के समय में यानी सूत्र काल में 4 वर्णों जिसमें शामिल है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा इसमें शामिल है अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों के परिणाम स्वरूप हो गया। और पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। देखिए पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, एक था निर्वसित और एक था अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। नेक्स्ट है अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो लोहे का प्रयोग को माना जाता है कि लगभग 1000 ईसा पूर्व में 1000 बीसी में इसका लोहे का प्रयोग को शुरू किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद भी है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सबसे पहले हीती नामक जो जनजाति थी, हीती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग शुरू किया था और इसके पश्चात जो ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन शुरू हुआ था। जबकि थाईलैंड के बानचियांग नामक पुरास्थल की खुदाई से ढले हुए लोहे प्राप्त हुए हैं, जिसकी तिथि जो है लगभग 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। और भारत में जो नोह है, नोह राजस्थान में, यहाँ के दोआब क्षेत्र से लोहा
कृष्ण लोहित मृत भांडों के साथ में प्राप्त हुए हैं, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। और सबसे पहले सर्वप्रथम जो है उत्तर वैदिक काल जो है लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख श्याम अयस्क के रूप में किया है और इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख किया गया है। अतरंजी खेड़ा की बात करते हैं तो अतरंजी खेड़ा जो है उत्तर प्रदेश के उत्खनन से हमें गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौ उपकरणों की प्राप्ति भी हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल लगभग 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि देखिए बोगज कोई का महत्व जो है इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बोगज कोई जो है एशिया माइनर, इसी को बोलते हैं एशिया माइनर अभिलेख यानी बोगज कोई अभिलेख। इससे 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं और इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नक्षत्र देवताओं का आह्वान करते थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है यह लड़ा गया था पौरुष्णी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए दशराग युद्ध जो है 10 राजाओं का युद्ध इसी को बोला जाता है। पौरुष्णी नदी यानी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? तो यह शामिल है उपनिषद में। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है। देखिए उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक संवाद और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं जो लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक हमारा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के क्वेश्चन को देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में पूछा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए महात्मा बुद्ध का बात करते हैं, इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप में लुम्बिनी वन में हुआ था। और बोध गया जो है, जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ पे वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और काशी के ऋषिपट्टनम या इसी को बोलते हैं मृगदाव, तो ऋषिपट्टनम या मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। और कुशीनगर में उनका निधन हुआ था, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण भी कहा गया है। तो ध्यान देंगे कि बौद्ध साहित्य में इनके निधन को महापरिनिर्वाण कहा गया है, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है यानी धर्म चक्र प्रवर्तन यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यहाँ 2 स्तंभ 1 और 2 का मिलान करना है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे जन्म का। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था यह हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुआ था या बोध गया में ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। प्रथम प्रवचन जो है उन्होंने दिया था सारनाथ में, और निधन हुआ था इनको कुशीनगर या कुशीनारा कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा मिलान हो जाएगा। सबसे पहले 3 हो जाएगा, 3 के बाद में 2 है, उसके बाद में 1 है, फिर 4 है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे मिलान भी किया गया है कि जन्म से संबंधित है लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति से बोध गया, प्रथम प्रवचन से सारनाथ और निधन से कुशीनगर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो हो जाएगी चौथी बौद्ध संगीति, क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति जो है यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो है यह किया गया था राजगीर में। यह जो है यहाँ पे राज हो जाएगा, राजगृह में किया गया था प्रथम वाला। दूसरा की बात करते हैं, दूसरा जो है यह किया गया था वैशाली में। तीसरा किया गया था पाटलिपुत्रा में। तीसरा जो है पाटलिपुत्रा में किया गया था, पाटलिपुत्र में किया गया था। और चौथा जो है यह कुंडलवन में किया गया था, कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगीर, आधुनिक राजगीर के पास में सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है प्राचीन वैशाली नगर में आयोजित किया गया था।
वही बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति का। तो तीसरा बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्रा यानी आधुनिक पटना में आयोजित किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्राय कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था और एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीति ही ऐसी संगीति है जो बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, इसलिए ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगीर में, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए पहला बौद्ध संगीति जो है बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी यानी राजगीर के सप्तपानी गुफा में हुआ था और इस समय मगध का शासक अजातशत्रु रहा था। ध्यान देंगे कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था और इस संगीति का अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, यानी महाकश्यप ने किया था और इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य रहे थे आनंद। इसमें आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सूत और विनय नामक दो पिटकों में बांटा गया। उसे सूत पिटक और विनय पिटक दो पिटक बनाए गए। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले बौद्ध संगीति के अध्यक्ष रहे थे महाकश्यप। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासंघ कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम बौद्ध महासभा जो है इसका आयोजन किया गया था राजगिरी। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर यानी राजगीर में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था कश्मीर में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति थी यह कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष रहे थे। इसको भी ध्यान देंगे, इसमें अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष रहे थे और यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया। यहाँ पे सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य भी लिखे गए। कनिष्क ने अपने इन्हें ताम पत्रों पर खुदवा करके इन्हें स्तूप में रखवा दिया और त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद में राजगीर की सप्तपानी गुफा में हुई थी और इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसका अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के बाद में वैशाली में हुआ था और इसके अध्यक्ष रहे थे आचार्य साबा कमीर। इसको साबा कामी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है इसका आयोजन किया था कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा इसका आयोजन किया गया था पाटलिपुत्रा में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए सिंहली अनुश्रुति जो है, सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार जो है अनुसूची दीपवंश और महावंश के अनुसार जो है अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्रा में मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो यहाँ ध्यान देंगे कि सिंहली अनुश्रुतियां हैं दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश इसके अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्रा में मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति सभा जो है किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो यह बुलाई गई थी सारनाथ में। देखिए तीसरा बौद्ध सभा के बारे में पूछा गया है, तो सॉरी यह हो जाएगा पाटलिपुत्रा में। तीसरा जो हुआ था यह पाटलिपुत्रा में हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर यानी कुशीनारा में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन जो है 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछा गया है, फिर उसके बाद में यह 47वीं बीपीएससी में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इसी के बाद में वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगीर, वैशाली तथा कौशल राज गए थे। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज के में हुआ था और कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ में बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर ली थी और अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे थे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे और उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया। देखिए सूकर मद्दव मतलब होता है सूकर मद्दव खाने को दिया और इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया तथा भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई और इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर यानी कस्या मलगनराज की राजधानी पहुंचे और यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया था और बौद्ध ग्रंथों में से महापरिनिर्वाण कहा गया, यानी बुद्ध के मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है यह बुद्धों की धार्मिक पुस्तक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए त्रिपिटक की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और बुद्ध की मृत्यु के बाद में
उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बाँटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया है। इसमें सबसे पहला है विनय पिटक, जो संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह है विनय पिटक। दूसरा है सूत पिटक। देखिए सूत पिटक जो है महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है सूत पिटक। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक जो है बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महायान धर्म बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो हो जाएगा देवी देवताओं के मूर्ति की पूजा करना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यह क्वेश्चन बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया है। देखिए बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय जो है, हीनयान संप्रदाय इसको मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय वाले जो होते हैं यह बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। और यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों की मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है हमारा, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है इसके बारे में अभी विवाद है। ऐसे माना जाता है कि यह जो है 5वां हो जाएगा, 5वीं पीढ़ी का है। लेकिन महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष जो है वह नहीं है, जिसके नीचे बैठ करके महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेन-त्सांग के अनुसार जो है उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद में इस स्थान पर कई और वृक्ष रोपित हुए थे और नष्ट हुए वर्तमान वृक्ष है जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। और यह वृक्ष जो है पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार जो है यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक और 1 बार पुष्यमित्र शुंग जो है और 1 बार में पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम के द्वारा लगवाया गया था। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। तो कहीं 5वां और कहीं 6ठा माना जाता है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है और तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ध्यान देंगे, इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री संयुगन। देखिए संयुगन ने भारत की यात्रा किया था। तो संयुगन ने भारत की यात्रा किया था 515 ईस्वी से लेकर के 520 ईस्वी के बीच में किया था। संयुगन जो है ये 518 ईस्वी में भारत आया था और उसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म की प्रतियों के साथ में चीन लौट गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था कनिष्क के समय में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया था। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ में अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महापरिनिष्क्रमण के बाद में सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। तो इसमें सबसे पहले हो जाएंगे अलार कलाम और अलार कलाम के बाद में रुद्रक रामपुत्र हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं इसमें कि महापरिनिष्क्रमण के बाद में ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध जो है अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे थे तथा उनसे दीक्षा लिया था। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ध्यान देंगे कि सांख्य दर्शन का जो शिक्षा ग्रहण किए थे बुद्ध, इन्होंने अलार कलाम से किया था तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान का प्राप्ति का प्रयास किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात महात्मा बुद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो हो जाएगा आत्म दमन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए तप जो होता है इसी को बोलते हैं आत्म दमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। देखिए यहाँ पे जैन धर्म में जो है इसका कोई जिक्र नहीं है, इसका जिक्र जो है बौद्ध धर्म में है। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति जो है अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्म में किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह ज्ञान का महान केंद्र था, यह बौद्ध धर्म का हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था और 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था और सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था और बाद में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त और साथ में बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान दिया था। नेक्स्ट है अगला टॉपिक हमारा जैन धर्म। यहाँ पे जैन धर्म के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए यह क्वेश्चन जो है
बीपीएससी के द्वारा 3 बार पूछा गया है। यह 53वीं से 55वीं बीपीएससी, 42वीं बीपीएससी और 47वीं बीपीएससी 3 बार इससे पूछा गया है। देखिए, जो महावीर स्वामी है, इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम या कुंडलपुर इसको बोलते हैं, वैशाली के निकट है। यहाँ पे लगभग 599 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। इनकी माता हो जाएंगी त्रिशाला, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा इनके पिता थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो थे, इनके पिता ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और उनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन। ध्यान देंगे, महावीर स्वामी के बड़े भाई थे नंदीवर्धन। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपने पुस्तकों में डाल दिया है, इसलिए भ्रम की उत्पत्ति उत्पन्न होती है। इसलिए महावीर स्वामी के जो सही जन्मतिथि है उसे याद रखेंगे 599 ईसा पूर्व, यही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं और महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ है। तो एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईस्वी प्रकाशित कर दिया गया, इसलिए 599 ईस्वी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अगला है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य हो जाएगा जमाली। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए, भगवान महावीर जो है, इनका जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनसे प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी। यानी प्रियदर्शना जो है यह भगवान महावीर की पुत्री थी और उस पुत्री का विवाह जमाली से हुआ था। यानी जमाली जो है इनके दामाद हो जाएंगे। बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गए और यह उनका प्रथम शिष्य बने थे। नेक्स्ट है, अगला है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक है महावीर जी, इनका मोक्ष स्थान हो जाएगा पावापुरी में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म जो है, यानी मोक्ष स्थान जो है निर्वाण पावापुरी में स्थित है और बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपने शरीर को त्याग दिया था। और दिए गए प्रश्न में जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, इनके स्थान पर जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में आदिनाथ या ऋषभ देव हो जाएंगे। यानी ऋषभ देव जो है ये पहले तीर्थंकर हो जाएंगे और 24वें हो जाएंगे भगवान महावीर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, महावीर जन्म की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। महावीर जन्म का मृत्यु हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, 14 पूर्व जो है इसी को बोलते हैं पुनः, प्राचीनतम जैन ग्रंथ है और अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति रहे थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका संबंध हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिसमें सटीक ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान है, सच्ची आस्था मतलब सम्यक दर्शन है और सटीक क्रिया मतलब सम्यक चरित्र है। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न का संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे मखलीपुत्र गोसाल। नेक्स्ट है, मखलीपुत्र गोसाल जो है प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, परंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी और विभिन्न स्रोत जो है नंदवत्स एवं किस संकिच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मखलीपुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे। और इनका अभिप्राय है कि गोसाल से पूर्व भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इस संप्रदाय को लोकप्रियता गोसाल के द्वारा दिलाई गई थी, अतः इन्हें परंपरा अनुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया गया है। इसलिए आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक जो है यह मखलीपुत्र गोसाल ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष हो जाएंगे स्थूलभद्र। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, बात करते हैं कि पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति जो सभा हुआ था, इसका आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र थे और इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव रहा था कलिंग नरेश खारवेल का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, कलिंग का चेदी वंशीय शासक रहे थे खारवेल। प्राचीनतम भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक है कलिंग नरेश खारवेल। उड़ीसा के प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित है उदयगिरी। उदयगिरी की पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि वाला अभिलेख भी प्राप्त हुआ है।
और यह अभिलेख जो है खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत भी है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसको भी ध्यान देंगे कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसे प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त किया था। तो कैवल्य का प्राप्ति हुआ था महावीर को जम्बिक ग्राम में हुआ था। जिम्बिक ग्राम में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, महावीर स्वामी जैन को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद तथा साधना के बाद में जिम्बिक ग्राम में के समीप में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। फलतः वे केवलिन कहलाए थे, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद में इन्हें केवलिन कहा गया था। नेक्स्ट है, अगला है, शैव तथा भागवत धर्म से क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। तो भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक देन रहा था गुप्त का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, भागवत अथवा इसी को बोल सकते हैं वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष जो है गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था और गुप्त नरेश वैष्णव मतनुयायी थे तथा संभवतः उन्होंने इसे अपना राजधर्म भी बनाया था। अधिकांश जो शासक रहे थे परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह भी रहा था। तो इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। तो यह बनाए थे उत्तर भारत में। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ में ध्यान देंगे, इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर के रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना भी किया था। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया और इसके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उसके साथ में एक हो जाने की अनुश्रुति ही मोक्ष का मार्ग है, यह बताया गया था। और इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल भी दिया था। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। इसका पहला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्रा के संस्थापक यह हो जाएंगे उदयन। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, हम लोग डिस्कशन भी देख लेते हैं कि पाटलिपुत्रा की स्थापना अजात शत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा में एक किला बनवा करके किया था और उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्रा ट्रांसफर किया था। और बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो है विकल्प ए को माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, यानी बीपीएससी इसका आंसर जो है उदयन लिया है। तो यहाँ पे यह गलत हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर उदयन ही लिया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया गया था उदयन के द्वारा। देखिए, यहाँ पे उदयन ऑप्शन में नहीं है, उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से स्थानांतरित किया था। तो यह किया था उदयन ने। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो पाटलिपुत्रा को बसाया था अजातशत्रु ने। देखिए, अजातशत्रु ने पाटलिपुत्रा को बसाया था, लेकिन उदयन ने इसे अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयन किया था उदयन के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा गया था मगध। यहाँ पे मगध ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मगध। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर है। देखिए, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को मगध कहा गया था और तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। इसको भी ध्यान देंगे, तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था और चोल जो है यह गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्थ की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक राज्य था अनर्थ। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था, यह हुआ था ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक हो जाएगा राजा बिंबिसार और वह हरेक वंश का संस्थापक था और मगध का उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हरेक वंश का स्थापना किया था। तो हरेक वंश का संस्थापक हो जाएगा बिंबिसार। देखिए, ये क्वेश्चन जो है 70वीं बीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है यह ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था और इस साम्राज्य का महत्ता का वास्तविक संस्थापक हो जाएगा राजा बिंबिसार, जो कि लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व के बीच में था। यह जो है हरेक वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था। तो राजगीर का प्राकृत नाम हो जाएगा राजगृह। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, बीपीएससी
टीआरई 3 में जुलाई 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो यह राजगृह था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें डिस्कशन भी है कि मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम राजगृह था और प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे थे और अंततः मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा था। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक था और इस वंश की राजधानी स्थापना बिंबिसार ने किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। देखिए सूची 1 में महाजनपद का नाम है और सूची 2 में महाजनपदों की राजधानी का नाम दिया गया है। सबसे पहले है मल्ल, तो मल्ल का हो जाएगा कुशावती या कुशीनारा। वही बात करते हैं अंग का। अंग का राजधानी चंपा हो जाएगा, जो कि प्रेजेंट में भागलपुर का क्षेत्र है। उसके बाद में गंधार, गंधार का राजधानी तक्षशिला हो जाएगा और वत्स का राजधानी कौशाम्बी हो जाएगा। तो यहाँ पे 4, 3, 1, 2 आंसर हमारा ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे मिलान भी किया गया है कि महाजनपद जो है मल का राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा है, अंग का चंपा हो जाएगा, गंधार का तक्षशिला हो जाएगा और वत्स का कौशाम्बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का जो पहला गणतंत्र है वैशाली, इसका स्थापना किया गया था लिच्छवी नरेश के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए वस्तुतः 6ठी शताब्दी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह थी वैशाली के वज्जी में, वैशाली में। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी हो जाएगा राजगृह, गिरिव्रज में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए पुराणों के अनुसार जो है मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हो जाएगा बृहदत्त वंश हो जाएगा और इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र था जरासंध, जिसने राजगृह यानी गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक हो जाएगा बिंबिसार। यह जो है हर्यक वंश से संबंधित था और इसका मृत्यु हुआ था 492 ईसा पूर्व में। इसके बाद जो है अजातशत्रु मगध का शासक बना था और अजातशत्रु के पुत्र रहा था उदयन। उदयन ने अपना राजधानी को राजगीर से पटना लाया था, राजगीर से पटना में ट्रांसफर किया था उदयन। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन महाजनपद मगध का प्रथम राजधानी हो जाएगा राजगिरी। यहाँ पे राजगिरी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम हो जाएगा हर्यक वंश। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए मगध का जो शासक है अजातशत्रु 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व में अपने पिता एवं हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठता है और इसकी भी हत्या इसके पुत्र उदयन के द्वारा किया जाता है और कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन ने इसका हत्या किया था, यानी इसी के पुत्र ने इसका हत्या किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची जो है यह अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इनमें शामिल है अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। और इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक है, जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। तो इसको भी ध्यान देंगे कि अस्मक का राजधानी पोतन या पोटली होता है और यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद रहा था। नेक्स्ट है, देखिए जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैसे अंगुत्तर निकाय है बौद्ध धर्म का, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसी प्रकार से जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, तो भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहां इन 16 महाजनपदों के नामों में कुछ भिन्नता पाई गई है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, प्रद्युत कहाँ का राजा था? तो प्रद्युत जो है यह राजा रहा था अवंती का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी सीडीपीओ प्री में पूछा गया है 2018 में। देखिए बुद्ध के समय में अवंती का राजा चंड प्रद्युत था और उसकी पुत्री थी वासवदत्ता। इससे वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था। इसका उल्लेख जो है भास रचित स्वप्नवासवदत्ता नामक नाटक में है। मुख्य रूप से आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी था उज्जैनी और दक्षिणी अवंती का राजधानी हो जाएगा महिष्मती। इसको भी ध्यान देंगे कि जो अवंती था उत्तरी अवंती का राजधानी उज्जैनी था और दक्षिणी अवंती का राजधानी महिष्मती था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक हो जाएगा
जीवक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए 67वीं बीपीएससी री एग्जाम 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक रहा था और बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद में मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश के अंत करके किया गया था और नंद वंश के कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर दिया और नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात जो है मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ था और इसके उपरांत जो है शुंग, कण्व, गुप्त आदि ने शासन किया था। प्रश्नानुसार निकटतम सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है यह हो जाएगा, पूछा गया है किस वंश से, तो यह रहा था चेदी राजवंश से। ध्यान देंगे कि कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक हो जाएगा महामेघवाहन नामक व्यक्ति। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया था और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हो जाएगा कलिंग नरेश खारवेल। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल जो है इसका नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा अभिलेख से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए कलिंग का चेदी शासक है खारवेल, प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित है उदयगिरी पहाड़ी। तो उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से इसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है और यह अभिलेख जो है खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत भी है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित किया गया था? तो इसको विजित किया था कलिंग नरेश खारवेल ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए चेदी वंश के शासक रहे हैं कलिंग नरेश खारवेल। इन्होंने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित में गोरखगिरी को विजित किया था और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश या महामेघवाहन वंश इसी को बोलते हैं, इसके महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। ध्यान देंगे कि इसी अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अंग जनपद की राजधानी थी। तो अंग जनपद का राजधानी हो जाएगा चंपा। देखिए दक्षिण बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के जिले जो हैं अंग महाजनपद के अंतर्गत थे और इसका राजधानी चंपा रहा था। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम था मालिनी। दिग निकाय जो है इसके अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाया था। नेक्स्ट है, देखिए अगला है हमारा यूनानी आक्रमण से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन रहा था धनानंद। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। जो सिकंदर का समकालीन था उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा था और जेनोफोन जो है उससे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है और भद्रसाल जो है भद्रसाल उसका सेनापति रहा था। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक हमारा मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे, सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? यानी सेंड्रोकोट से ही चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका पहचान किया था विलियम जोन्स ने। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। ध्यान देंगे विलियम जोन्स जो है पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट यानी सेंड्रोकोट की पहचान सम्राट मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। और एपियन तथा एक है प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स या एंड्रोकोटस कहा था, जबकि जस्टिन जो है जस्टिन, स्ट्रेबो और एरियन ने सेंड्रोकोट्स यानी सेंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। और प्लूटार्क तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? तो भारत में पहले साम्राज्य का स्थापना किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया था, जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था और इसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद में कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया था। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? तो दक्कन पे विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने दक्षिण भारत यानी दक्कन की विजय प्राप्त किया था और इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख को जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही किया था। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, यह हो जाएगा विशाखदत्त। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, विशाखदत्त कृत है मुद्रा राक्षस, यानी मुद्रा राक्षस के रचयिता हो जाएंगे विशाखदत्त। इससे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को महापद्मनंद यानी अन्य नाम इसका नंद है, नंद का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस जो है इसमें चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है और 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका भी लिखा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज जो है यह दूत रहा था सेल्यूकस निकटर का। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था और इसके पूर्व यह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। देखिए, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। इसमें शामिल है दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार और व्यवसायी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री एवं उपदेशक इसमें शामिल रहे थे। और मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है और मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन है इंडिका में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, पाटलिपुत्रा नगर जो है इसका प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता है और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि पाटलिपुत्रा के नगर परिषद की 5-5 सदस्य वाली समितियों की संख्या 6 हो जाएगा और वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमई कहता है। नेक्स्ट है, अगला है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में घटना या स्थान का नाम है और सूची 2 में संबंधित व्यक्ति का नाम है। सबसे पहले है चोल गंगम झील। देखिए, चोल गंगम झील जो है यह संबंधित है राजेंद्र प्रथम से। उसके बाद में है धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने किया था। प्रयाग की सभा जो है इसका आयोजन किया था हर्षवर्धन ने और सुदर्शन झील जो है इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। यह हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, 150 ईसा पूर्व के रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख है यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाया था और बाद में अशोक के गवर्नर यवनराज, देखिए यवनराज जो है तुषाप ने इस जलाशय के साथ में नहरें बनवाई और इस प्रांत को अनर्थ और सौराष्ट्र कहा गया था। इससे पश्चिम भारत और चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है, इस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। देखिए, कलिंग विजय का वर्णन जो किया गया है यह किया गया है अशोक के 13वें शिलालेख में। देखिए, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है यह चेदी राजा कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा लिखा गया था। आत्मकथात्मक प्रस्तुति है और यह गुफा भुवनेश्वर के पास में उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और साथ ही ध्यान देंगे जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसी में भारत के नाम का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका, बाकी इसमें अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग जो है अशोक के साम्राज्य में शामिल रहा था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरलपुत और ताम्रपनी यानी श्रीलंका को छोड़ करके सर्वत्र था और इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। नेक्स्ट है, अगला है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, यह बताया है भाब्रू स्तंभ लेख में। ध्यान देंगे कि भाब्रू स्तंभ लेख जो है इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है।
देखिए भावरू इसी को बोलते हैं बैराट। बैराट शिलालेख जो है इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है और प्रियदसी प्रियदसी लाजा मागधे संगे अभिवादनतुनम आहम अपाबा धातम च, यही अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है, अगला है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। अशोक के धम्म का मूल संदेश हो जाएगा नैतिकता संहिता। देखिए अशोक का जो धम्म है एक नैतिक संहिता थी और अशोक अपने दूसरे और सातवें स्तंभ लेख के माध्यम से संदेश देता है और संदेश रहता है अपासिनवे बहुकियाने दयादाने सचे सोचे माधवे साधवे चा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक का जो धम्म है, धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना गया था। तो अपने शिलालेखों में अशोक को सामान्यतः जाना गया था प्रियदर्शी के नाम से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी कहा गया था तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया था और पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे अशोक वर्धन जो है उसे पुराणों में कहा गया है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है और उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, जिसमें से पहला है शिलालेख, दूसरा हो जाएगा स्तंभ लेख और तीसरा हो जाएगा गुहा लेख। शिलालेख जो है 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं और यह स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी उत्तराखंड में है, गिरनार है, धौली, जौगढ़, एर्रुगुडी और सोपारा है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख हो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर के खरोष्टी है, यानी 2 अभिलेख है शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, इसका लिपि हो जाएगा ब्राह्मी न होकर के खरोष्टी है। नेक्स्ट है, देखिए तक्षशिला से अरमेक लिपि में लिखा गया है। तक्षशिला का जो लेख मिला है यह अरमेक भाषा में लिखा गया है और एक भग्न अभिषेक जो है सूर्यकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमेक लिपियों में लिखा गया है एवं द्विभाषीय जिसमें यूनानी और सीरियाई भाषा लिखा गया है। अभिलेख तथा यहाँ पे लगमान नामक स्थान से अरमेक लिपि में लिखा गया है और अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है। तो अशोक के स्तंभ पर लिखा गया है ब्राह्मी लिपि को। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए 17वीं बीपीएससी री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि को लिखा गया है, तो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है और इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप को 1835 ईस्वी में, उसके बाद ग्रोटे फ्रेंड जो है 1836 ईस्वी में, लाइसेंस जो है 1838 ईस्वी में आदि विद्वानों का है और यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि रही थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। तो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों में पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था। तो अशोक के अभिलेखों में पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप को। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। यानी जेम्स प्रिंसेप जो है 1837 में पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। 1837 में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जो पढ़ा गया था यह पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र का सबसे पहले अपना राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 ही दिया गया है तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए वस्तुतः पाटलिपुत्र का स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हरेक वंश के शासक उदयन ने किया था और अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र ट्रांसफर किया था, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक हो जाएगा वृहदत्त। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए अंतिम मौर्य शासक हो जाएगा वृहदत्त। वृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में किया गया था और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में की जाती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने वृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया था।
नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट था, तो अंतिम मौर्य सम्राट हो जाएगा वृद्धरथ, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? इस तथ्य में विश्वास किया था रोमिला थापर ने, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए प्रसिद्ध इतिहासकार है रोमिला थापर, यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। देखिए मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र रहा था तक्षशिला, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए वैशाली जो है वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा था और यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वजी संघ के अंतर्गत में एक प्रमुख गणराज्य भी था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र भी था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी और तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने भी आते थे। नेक्स्ट है अगला है मौर्य काल। देखिए मौर्योत्तर काल, तो मौर्योत्तर के यानी मौर्य के बाद का काल है। इसमें प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया है शुंग वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश और कर्ण वंश। इसे अरेंज करना है, इसका शासनकाल के अनुसार जो है इसे अरेंज करेंगे। तो विद्वान जो है मौर्य साम्राज्य की अवधि लगभग 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व मानते हैं और शुंग राजवंश के काल की अवधि जो है लगभग 184 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक मानते हैं। कर्ण राजवंश जो है इसका अवधि मानते हैं 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक। और कुषाण साम्राज्य है इसका माना जाता है पहली से तीसरी शताब्दी के मध्य माना गया है। इसलिए सबसे पहले मौर्य हो जाएगा, मौर्य के बाद में शुंग है, शुंग के बाद में कण्व है और कण्व के बाद में कुषाण रहे हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन भारत में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क रहा था जावा सुमात्रा से, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए पाल वंशी शासक हैं देवपाल। देवपाल बौद्ध मतानुयायी था और लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालदेव पुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सुवर्ण भूमि। देखिए सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? तो जाएंगे बालदेव पुत्र, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में प्राचीन भारत के स्थल है और सूची 2 में वर्तमान में किस राज्य में इसका स्थिति है। सबसे पहले दिया गया है कर्ण सुवर्ण। देखिए कर्ण सुवर्ण जो है यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, प्राग ज्योतिष जो है यह असम में है, गिरनार जो है गिरनार गुजरात में हो जाएगा और प्रतिष्ठान जो है यह महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है यह हो जाएगा 3 4 2 1। देखिए 3 4 2 1 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, साथ ही ध्यान देंगे यह क्वेश्चन जो है 71वीं बीपीएससी प्री 2025 में पूछा गया है। पुरातत्वीय और ऐतिहासिक विवरणों में कर्ण सुवर्ण को प्राचीन नगर बताया गया है जिसकी स्थिति वर्तमान में मुर्शिदाबाद जिला पश्चिम बंगाल में माना गया है। और प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राग ज्योतिष जो है और कामरूप दोनों नामों का प्रयोग जो है प्राचीन असम और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए किया गया है। गिरनार पर्वत जो है और उससे संबंधित प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थल जो है आज के गुजरात राज्य में आते हैं। और प्रतिष्ठान की बात करते हैं यानी पैठण गोदावरी नदी के तट पर स्थित है महाराष्ट्र राज्य में, छत्रपति जी संभाजी नगर यानी पूर्व नाम इसका है औरंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियां का वर्णन किया गया है जूनागढ़ अभिलेख में, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन प्रथम का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञानों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के लेख भी खुदे हुए हैं। नेक्स्ट है और साथ ही इसमें दिया गया है कि यह जो है विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, यानी रुद्रदामन का जो अभिलेख है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाया था? तो इसका मरम्मत करवाया था रुद्रदामन ने, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए रुद्रदामन जो है 130 से 150 ईस्वी तक जो है इसका जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है और संस्कृत भाषा का यह अभिलेख जो है प्रारंभिक संस्कृत अभिलेखों में से एक है और इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के निर्माण और
पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था भीम कडफिसस ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन शुरू किया गया था और भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक भीम कडफिसस जो है, इसको स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी किया गया था। इसको जारी किया था सातवाहनों ने। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जो है सातवाहन शासकों के द्वारा जारी किया गया था और ध्यातव्य है कि सातवाहन राजवंश का स्थापना सिमुक ने किया था। इसका वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसी को पैठण भी बोलते हैं और पुराणों में इस राजवंश को आंध्रवृत्त या आंध्र जातीय कहा गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद में किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद में भारत पर कौन ने राज किया था? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया गया है कि शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा मार दिया गया था और वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश का नींव डाला था वह कनवायन कहा गया है के नाम से जाना गया था और शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। नेक्स्ट है, अगला है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। यहाँ पे गुप्त और गुप्तोत्तर युग के क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था? यह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, समुद्रगुप्त के बाद में उसका बेटा हुआ था रामगुप्त। रामगुप्त शासक बना था, लेकिन शकों के आक्रमण का समक्ष जो है विरोध न करने के कारण उसके भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने रामगुप्त की हत्या करके उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और शकों के विरुद्ध में विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ। तो विंसेंट स्मिथ जो है, इन्होंने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर के उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दिया है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मिलता है। इसके लेखक हो जाएंगे हरिसेन और यह लिखवाया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा ही लिखवाया गया था, या जो है समुद्रगुप्त के द्वारा ही लिखवाया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, यह हो जाएंगे स्कंदगुप्त। ध्यान देंगे कि स्कंदगुप्त जो है जिन्होंने हुनों को हराया था। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण जो है गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में लगभग 455 ईस्वी में हुआ था और स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह से हार गए थे। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा था और देश के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक जो है 6वीं शताब्दी के प्रारंभ से में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हुन ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक हो जाएगा कुमारगुप्त। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, ह्वेन सांग के अनुसार जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक शकरादित्य था। इसने बौद्ध धर्म के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसका स्थापना करवाया था और शकरादित्य की पहचान गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के रूप से किया जाता है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि थी महेंद्रादित्य। ध्यान देंगे कि कुमारगुप्त का उपाधि भी था महेंद्रादित्य। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था और यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य में गुप्त शासकों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था और सर्वप्रथम सबसे पहले कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय यानी बौद्ध विहार को दान दिया था। बाद में बुद्धगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस महाविहार को दान दिया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग हो जाएगा गुप्त काल। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो हो जाएंगे कौटिल्य। यह जो है तक्षशिला में आचार्य रहे थे। नालंदा में नागार्जुन थे, शीलभद्र थे और शांति रक्षित रहे थे। यह क्वेश्चन 71वीं बीपीएससी 2025 के प्री में पूछा गया है। देखिए, कौटिल्य जो है चाणक्य 4वीं-3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आचार्य तथा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री थे और अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते थे। परंपरा के अनुसार वे तक्षशिला से संबंध आचार्य थे, जबकि नालंदा महाविहार का सुनियोजित विकास गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और यहाँ पर अध्ययन के लिए
चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था और ह्वेनसांग जो है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन ए और आर के बारे में बताना है कौन सा सही दिया गया है। कथन ए है हमारा, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, जो कि सही है। और कारण इसका आर है कि महाविहार को राजकीय प्रलय मिलना, यहाँ प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, यह भी सही दिया गया। यानी महाविहार को राजकीय सहायता मिलना भी बंद हो गया था। पूछा गया कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था और यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, प्राचीन नाम इसका राजगिरी के निकट था। 5वीं सदी के मध्य में गुप्त शासकों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था और 12वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप इस महाविहार का पतन हो गया था। बंगाल के पाल शासकों के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने भी लगा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले इसमें फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। देखिए फाहियान नहीं, हर्ष के शासनकाल में हर्षवर्धन आया था, सॉरी यहाँ पे ह्वेनसांग आया था। हर्ष के शासनकाल में ह्वेनसांग जो है भारत आया था। पहला वाला गलत है। दूसरा है, ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान में फाहियान आया था, इसके शासनकाल में फाहियान आया था, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। पूछा गया कौन सा कथन सही है, इसमें से कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन जो है 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है और इसका डिस्कशन भी है कि फाहियान एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था और उसने यहाँ के लोगों के जीवन का विस्तृत विवरण भी लिखा है। उसने अपने विवरण में राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का यात्रा किया था। उसने हर्ष द्वारा नालंदा के निर्मित कई मंजिलों वाले कांस्य मठ का वर्णन किया है और उसने अपने विवरण में उल्लेख किया है कि हर्ष के काल में शूद्र कृषि करते थे और उसने अपने वृत्तांत में प्रयागराज यानी प्रयाग में आयोजित सम्मेलन का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत का यात्रा किया था। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का यात्रा किया है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री संयुगन ने भारत का यात्रा किया था। तो संयुगन जो है यह भारत का यात्रा जो है यह किया 518 ईस्वी से 521 ईस्वी के बीच तक किया है और इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित करके चीन लौट गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो नगरों का क्रमिक पतन जो है यह विशेषता हो जाएगा गुप्त काल का, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था और मथुरा जैसे महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र जो है ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो हो जाएगा ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा। साथ में लेकिन कल्याण भी उत्तर भारत में था और कैम्बे भी उत्तर भारत में था, लेकिन यह भड़ौत जो है यह सिर्फ पश्चिमी भारत में था। तो एक से अधिक हमारा आंसर है, ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर है। देखिए बात करते हैं गुप्त काल में, तो गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति जो है एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ में दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ में व्यापार होता था। और पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह था भृगु कक्ष यानी भड़ौत था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ में समुद्री व्यापार हुआ था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे जो है इससे भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो हो जाएगा गुप्त वंश, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। यानी गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे और गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो गुप्त काल में भूमि राजस्व का दर रहा था उपज का 6ठा भाग यानी 1/6 रहा था। देखिए गुप्त काल में
जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग जो है, उपज का छठा भाग राजा को कर के रूप में देना होता था, जो साष्टांग होता था। और गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग कर अथवा उद्रंग कहा गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर हो जाएगा 1/6। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा गया था? तो अपरहत कहा गया था बिना जोती हुई जंगली भूमि को, यानी बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा गया है। और यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है, यानी टर्म है। नेक्स्ट है, अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि उर्वरा जो है उपजाऊ भूमि को कहा गया था, मरु रेगिस्तान भूमि को कहा गया था, साध वाला जो है या घास वाले भूमि को कहा गया था, और देव मातृक जो है वर्षा से सिंचित भूमि को कहा गया था। तो इसमें एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, और अमर सिंह ने अमरकोश नामक एक ग्रंथ का रचना किया था। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अमरकोश का जो रचना है यह अमर सिंह ने किया है। और अमरकोश में भूमि के 12 प्रकारों की भूमियों का सूची दिया गया है। इसमें शामिल है उर्वर मतलब उपजाऊ भूमि, मरु मतलब मरुस्थलीय भूमि, ऊसर मतलब बंजर भूमि, अपरहत मतलब परती भूमि, सादवल मतलब या सादवाला मतलब घास वाली भूमि, पंकिल मतलब कीचड़ वाली भूमि, जल प्राय नुपम मतलब नमयुक्त भूमि, कच्छ मतलब दलदली या जल स्रोतों के निकट की भूमि, और सरकरा मतलब चूना पत्थर या कंकड़ युक्त भूमि। उसमें सरकरावती जो है बलुआही भूमि को सरकरावती कहा गया है, और नदीमातृक मतलब नदी द्वारा सिंचित भूमि, तथा देवमातृक मतलब वर्षा द्वारा सिंचित भूमि हो गया। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, उपयुक्त में से एक से अधिक सही दिया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो प्रसिद्ध इलाहाबाद जो प्रशस्ति अभिलेख है इसका लेखक हो जाएंगे हरिसेन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, और हरिसेन ने इलाहाबाद यानी वर्तमान में प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति लेख कहा गया है। और इस प्रशस्ति में हरिसेन ने स्वयं को सिंधी विग्रह, कुमारामात्य और दंड नायक बताया है, जिसका तात्पर्य है कि गुप्त काल में एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर नियुक्त हो सकता था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो श्री पर्वतीय कहा गया है इक्ष्वाकु वंश के शासकों को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय यानी श्री पर्वत क्षेत्र का शासक तथा आंध्र मृत्य मतलब आंध्रों का नौकर कहा गया है। और पहले वे सातवाहनों के संबंध थे, किंतु उनके पतन के बाद में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया, और इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल रहा था, यानी इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक रहा था श्री शांतमूल। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, राजा प्रवरसेन। तो राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले है हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है कि उनका वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। वह जो है वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, जो कि सही है। उनका साम्राज्य उत्तर के बुंदेलखंड से लेकर के दक्षिण में हैदराबाद तक फैला हुआ था, यह भी सही है। वह अपने पिता बिंद शक्ति के उत्तराधिकारी बने थे, यह भी सही है। उनका उल्लेख जो है पुराणों में मिलता है, यह भी सही दिया गया है। यानी स्टेटमेंट जो है सभी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, उपयुक्त में से सभी सही दिए गए हैं। देखिए वाकाटक राजवंश के बारे में बात करते हैं, तो प्राचीन भारतीय राजवंश है, जिसने भारत के मध्य भाग और दक्षिण में 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं शताब्दी के अंत तक यानी 6ठी शताब्दी की शुरुआत तक जो है शासन किया है। और इस वंश का संस्थापक बिंद शक्ति प्रथम रहा था, जिसका उत्तराधिकारी प्रवरसेन था, जिसे वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया है। और प्रवरसेन प्रथम जो है इसके समय में ही वाकाटक वंश का सीमाएं उत्तर में बिंद क्षेत्र, वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र इसमें शामिल है, और यहाँ से लेकर के दक्षिण में दक्कन यानी वर्तमान में हैदराबाद भी इसके प्रभाव क्षेत्र में शामिल है। और वाकाटक नरेशों में सर्वप्रथम इसने ही सम्राट की उपाधि धारण किया था, तथा 4 अश्वमेध यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न किया था, और पुराणों में उसे प्रवीर कहा गया है। अतः चारों विकल्प सत्य है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, हून राजा जो है तुर्मान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो इसको पराजित किया गया था प्रकाश धर्मन के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए हून राजा तुर्मान जो है औलिका राजा प्रकाश धर्मन के द्वारा पराजित किया गया था, और स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद में हूनों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया था, और इस दूसरे हून आक्रमण का नेता तुर्मान रहा था।
मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है और कौशाम्बी से तोरमान की 2 मोहरें मिली है। तोरमान ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो वर्धन राजवंश जो है इसका स्थापना किया था पुष्यभूति ने। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। और इसका स्थापना थानेश्वर यानी थानेश्वर में किया गया था और हर्षवर्धन जो है इस वंश का सबसे महान शासक रहा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कवि वान निवासी था? तो कवि वान जो है यह निवासी रहे थे। देखिए बात करते हैं वान भट्ट के बारे में। वान मतलब बान भट्ट है। इनका जन्म स्थान को लेकर के विद्वानों में काफी मतभेद है। देखिए कुछ विद्वानों के अनुसार जो है उनका जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीतिकुटा नामक गांव में हुआ था। वही बात करते हैं कि जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार जो उनका जन्म उत्तर प्रदेश में कान्यकुब्ज यानी कन्नौज के समीप प्रतिकूट गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राज देवी रहा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए हर्षवर्धन के समय में सर्वप्रथम घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन था और इसकी उत्कंठ अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने का था, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चांगआन चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी से प्रस्थान किया और अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ भी लिखा जिसे सियुकी कहा गया है। तो ध्यान देंगे उसने सियुकी का रचना भी किया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था और इस समय यहाँ के कुलपति रहे थे आचार्य शीलभद्र। तो इसको भी ध्यान देंगे कि आचार्य शीलभद्र जो है यहाँ के कुलपति रहे थे जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में आया था और लगभग 15 माह यानी 1.25 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद में वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा और अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः 642 ईस्वी में नालंदा आया। इस प्रकार ह्वेनसांग की नालंदा में निवास की कुल अवधि जो है दोनों यात्राओं को मिलाकर के लगभग 2 वर्ष रही थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, यह था मथुरा। ध्यान देंगे कि जब चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 तक शासन रहा था हर्षवर्धन का। इसी के समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था और इसके अनुसार मथुरा उस समय यानी ह्वेनसांग के अनुसार जो मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी जो है रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। तो ध्यान देंगे कि ह्वेनसांग जब भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में तो सूती वस्त्रों के लिए मथुरा प्रसिद्ध था और रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था वाराणसी। ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहां का व्यापार ही था। वान ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। नेक्स्ट है, यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो हर्ष के समय में असम पर शासन किया था भास्कर वर्मन ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए यह 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हर्ष के समय में भास्कर वर्मन ने असम पर शासन किया था और भास्कर वर्मन कामरूप यानी असम में वर्मन राजवंश का संस्थापक था। बात करते हैं कुमुद माधव का। तो कुमुद माधव शर्मा की पुस्तक है इरिक्शन ऑफ एंशिएंट असम और असम गजेटियर। इसके अनुसार जो है भास्कर वर्मन के उपरांत कुछ वर्षों के लिए अवंती वर्मन शासक बना था, जिसे साल स्तंभ ने गद्दी से हटा करके सिंहासन हथिया लिया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो हो जाएगा हर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए यह बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का पुष्यभूति वंश का शासक हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है। हर्षवर्धन ने लगभग 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के लगभग 41 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त व काटक युग में तार्किक तर्क और साथ में बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ था? तो इस समय विकास हुआ था न्याय का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए यह भी क्वेश्चन जो है यह बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है।
गुप्त व काटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन स्कूल न्याय का विकास हुआ था। यानी न्याय दर्शन के प्रतिपादक हो जाएंगे गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक हैं गौतम, और न्याय दर्शन के अनुसार जो है ज्ञान वैध या अवैध हो सकता है, और वैध ज्ञान को प्रमा और अवैध ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या किया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? इसका व्याख्या किया था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, आर्यभट्ट जो है यह प्रथम व्यक्ति रहे थे जिन्होंने यह व्याख्या किया था कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? यहाँ पे बीपीएससी ने इसका आंसर सुश्रुत लिया है। ऑप्शन ए बीपीएससी के द्वारा लिया गया है, लेकिन डिस्कशन में कुछ और ही है। जैसे सुश्रुत को शैल क्रिया का जनक कहा जाता है, और यह काशी के रहने वाले थे, यानी यह जो है औषधि से संबंधित नहीं थे, यह जो है शैल क्रिया के जनक थे। और इनका काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और शौनक जो है ऋग्वैदिक कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार थे, और सौमिला जो है यह गुप्त कालीन नाटककार हैं, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ में याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधीय के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और अंतिम उत्तर पत्रक दोनों में इसका सही उत्तर ये माना है, जो कि गुप्त काल का प्रारंभ जो है 275 एडी यानी श्रीगुप्त से शुरू होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल यानी प्राय 1000 बीसी से 600 बीसी के करीब में 1000 वर्ष बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। इसलिए इसका आंसर ए तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर जो है ए ही माना है। नेक्स्ट है, अगला है, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। इसका पहला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है यह आश्रय गृह के रूप में किया गया था आजीविकों के द्वारा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, मौर्य युग में पहाड़ियों को काट करके निवास स्थान बनाने की कला का विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काट करके आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। और अशोक के समय में बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, साथ में कर्ण चौपड़ और आदि प्रमुख इसमें रहे थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार इसका निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अशोक भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण जो है इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, भारतीय वास्तुकला में स्तूप, चैत्य और विहार जो है बौद्ध स्थापत्य के प्रमुख तत्व हैं। स्तूप एक गोलाकार समाधि स्थल है जिसमें मुख्यतः महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों के शारीरिक अवशेषों को रखा गया है। देखिए, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें क्या क्या शामिल था, तो उसमें बुद्ध का अवशेष तो शामिल था, लेकिन साथ में उनके प्रिय शिष्यों के शारीरिक अवशेष को भी शामिल किया गया है। स्तूप जो होता है पूजा स्थल है, किंतु इसमें पूजा कक्ष नहीं होते हैं। चैत्य प्रार्थना कक्ष होते हैं जिसमें पूजा के लिए एक कक्ष और एक स्तूप होता है, और इसी कक्ष में बैठ करके बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चना करते हैं। बिहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, जिसका उपयोग बौद्ध भिक्षु अध्ययन, आराम और ध्यान के लिए क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? यह हो जाएगा चंदेल शासक। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। यानी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो। खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं-11वीं शताब्दी के मध्य में 950 से 1050 ईस्वी यानी चंदेलों का मुख्य काल है, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए हैं। इसके बीच कराया गया था, और यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रमुख है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली थी? तो कला की जो गंधार शैली है इसका विकास हुआ था कुषाणों के समय में। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, कला की जो गंधार शैली है इसका विकास प्रमुख रूप से कुषाणों के समय में हुआ था, और इस कला के अंतर्गत जो है बुद्ध की प्रतिमाओं का व्यापक रूप से निर्माण भी किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो बुद्ध की सबसे पुरानी प्रतिमा जो है यह प्राप्त होती है गंधार शैली में। देखिए, कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली जो है इसके तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का यानी बैठी हुई एवं खड़ी स्थिति में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, देखिए वीएस अग्रवाल जो हैं इनके मत के अनुसार सबसे पहले मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण शुरू किया गया था, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। हैंसांग के विवरण के अनुसार जो है बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रतिमा
प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय जो है गांधार कला को देते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए अपने अंतिम उत्तर पत्रक में विकल्प ए को ही सही विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया, यानी विकल्प ए का मतलब जो है, विकल्प ए का मतलब हो जाएगा हमारा गांधार कला शैली हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, झांसी के पास में देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद जो है प्रयागराज, इसके पास में गढ़वा मंदिर। देवगढ़ का मंदिर और गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? यह बनाई गई है गुप्त कला में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए यह क्वेश्चन जो है 70वीं बीपीएससी री एग्जाम और 68वीं बीपीएससी प्री एग्जाम दोनों में पूछा गया है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है और यह गुप्तकालीन मंदिर भी है। वहीं इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो है, इसमें गढ़वा किले में स्थित जो है गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है। तो बोधिसत्व पद्म पानी की जो पेंटिंग है यह स्थित है अजंता में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए बोधिसत्व की बात करते हैं तो बोधिसत्व पद्म पानी जो है, पद्म पानी मतलब अवलोकितेश्वर की पेंटिंग अजंता में स्थित है। ध्यातव्य है कि यह असाधारण भित्ति चित्र लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य का है, जो अजंता के चट्टानों को काट करके बनाया गया है और बौद्ध मठ के आंतरिक भाग में संरक्षित है। यह राजसी और दैवीय स्थिति दोनों के संकेतक के रूप में पहने जाने वाले विस्तृत मुकुटों का एक प्रारंभिक दृश्य प्रमाण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? तो विधवा दहन का जो उदाहरण है इसका उल्लेख किया गया है भानुगुप्त के एरन अभिलेख में, यानी सती प्रथा का सीधे सीधे बोला जाए तो सती प्रथा का उल्लेख के बारे में पूछा गया है। इस सती प्रथा का उल्लेख जो है यह भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं, देखिए बात करते हैं कि भानुगुप्त के एरन अभिलेख, इससे विधवा दहन अर्थात सती प्रथा का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में भानुगुप्त का मंत्री रहता है गोपराज। गोपराज के युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद में उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है और यह अभिलेख जो है 510 ईस्वी का है। एरन जो है, एरन यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, एक ऐतिहासिक गांव है जो बीना और रेवता नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी रहे थे चंदेल शासक। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। खजुराहो के अधिकांश मंदिर जो है चंदेल राजाओं के समय में 950 से 1050 है और यह चंदेलों का मुख्य काल है, किंतु इसके पूर्ववर्ती और परवर्ती काल में भी मंदिरों का निर्माण हुआ है और इसके बीच बनाए गए हैं और यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का निर्माण जो है सर्वोत्तम है। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, बराबुदुर जो है, बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? यह उदाहरण है भारत जावा कला का। देखिए बराबुदुर जो है यह विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है, देखिए बराबुदुर की बात करते हैं, यानी इसी को बोलते हैं बोरोबुदुर। यह स्तूप जो है इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है और यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विरासत स्थल भी शामिल है। नेक्स्ट है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक है मेघवर्मन। इसने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास में एक मिशनरी भेजा था? तो यह मिशनरी भेजा गया था समुद्रगुप्त के पास में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेघवर्मन जो है इन्होंने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास में एक दूत भेजा और समुद्रगुप्त ने सिलोन यानी श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति भी दिया था। नेक्स्ट है, अगला चैप्टर है हमारा दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग के बारे में। इसका पहला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक हो जाएगा विजयालय। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए चोल साम्राज्य का स्थापना जो है विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था, जिसने लगभग 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर दिया था और तंजौर जो है वर्तमान में तंजापुर के शैव मंदिर राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर बोलते हैं। इसका निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो है यह प्रसिद्ध रहा था ग्राम पंचायतों के लिए। देखिए चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता हो जाएगा स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती थी। वस्तुतः इस काल में ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थे और ग्राम प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य है व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? यह प्रसिद्ध रहा था चोल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने अपने
कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया था? यह बनाया था पल्लवों ने और तमिलनाडु में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए कैलाशनाथ की बात करते हैं तो कैलाशनाथर भी बोलते हैं मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो कांचीपुरम में स्थित है एकाम्बरेश्वरार का मंदिर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए एकाम्बरेश्वरार जो है मंदिर है कांचीपुरम में स्थित है और यह मंदिर देवादिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों के काल में हुआ था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। इस मंदिर से पल्लव काल से लेकर के नायक शासकों के समय तक विभिन्न शिलालेख प्राप्त हुए हैं और प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पल्लव, चोल और विजयनगर के शासकों के समय में किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था राजरथ प्रथम के द्वारा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए बृहदेश्वर का बात करते हैं तो बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु के तंजापुर जिले में स्थित है और यह एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनवाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से लेकर के 1010 ईस्वी के बीच में चोल शासक राजराज प्रथम के चोल ने करवाया था। इसके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और इस मंदिर का निर्माण जो है द्रविड़ शैली में किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चेर राजवंश का राजधानी कौन सी थी? तो चेर राजवंश का राजधानी हो जाएगा कुरुबुर या करूर हो जाएगा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए यह क्वेश्चन जो है 70वीं बीपीएससी प्री में 2024 में पूछा गया है। बात करते हैं चेर राजवंश का तो चेर राजवंश ने दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग पर शासन किया और वर्तमान में केरल, तमिलनाडु के कुछ भाग जो है केरल स्टेट गजेटियर के अनुसार जो है चेरों की राजधानी वांजी का भी उल्लेख मिलता है, जिसका साम्यता कुछ विद्वान करूर या कुरूर से ही करते हैं। जिस प्रथम चेर राजा का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है वह जो है उदयजीरल यानी उथिगन चेरल था। नेक्स्ट है, अगला है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? इसमें कदम का उल्लेख नहीं है। संगम साहित्य में चेर का, पांड्य का और चोल का उल्लेख है लेकिन कदम का नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, संगम साहित्य में चोल, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है और इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम्ब राजवंश का उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं है। नेक्स्ट है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो संगम काल में उरेयूर जो है यह विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा था उरेयूर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित है, कावेरी नदी के तट पर है उरेयूर। उरेयूर जो है संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था और संगम युग में उरेयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था और इसका विस्तार जो है पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में अरगारू नाम से मिलता है। अरगारू नाम जो बोला गया है यह बोला गया है उरेयूर के लिए। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार जो है यह गोपुरम कहलाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहा जाता है। पल्लव, पांड्य और चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही और पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु उसके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे और इनके प्रवेश द्वार जो है जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। आगे चल के गोपुरम का भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत किया जाने लगा और चोल शासकों ने भव्य मंदिरों के साथ साथ विशाल गोपुरम का निर्माण भी शुरू किया था। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध को स्थापित किया था चेरों ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए रोमन साम्राज्य के साथ जो है भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज के साथ में शुरू हुआ था और अरिकमेडु जो है यहाँ से कई रोमन वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारा फारसी यात्री जिसका नाम है अब्दुल रजाक। तो अब्दुल रजाक जो है भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रजाक जो है यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। फारसी राजदूत जो है अब्दुल रजाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के कार्यकाल में भारत आया था। इसका कार्यकाल था 1422 से 1446 तक और उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदैन या मजम उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन भी किया गया है। यानी अब्दुल रजाक जो है यह मतला उस
सदैन व मज्म उल बहरीन नामक एक अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। नेक्स्ट है, अगला है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के नाम है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वैशेषिक ने, जो कि कनाद के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो है भौतिक जगत का निर्माण परमाणुओं से हुआ है और महर्षि कनाद जो है इस दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है, कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो इसमें कार्तिकेय के चरित्र की कहानी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। कालिदास का संस्कृत महाकाव्य है कुमार संभवम। तो कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं कुमार। इसका अन्य नाम है कार्तिकेय या स्कंद। इनके जन्म की कहानी है। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे विशाख दत्त। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम हो जाएगा इंडिका। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिकंदर का समकालीन रहा था। इसको भी ध्यान देंगे। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक थे निर्याकस, अनिस्टेक्रिटस था, साथ में एरिस्टोबुलस था और मेगास्थनीज। यह चारों जो है सिकंदर के समकालीन लेखक रहे थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। और विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिनकी पुस्तक है इंडिका। इसमें मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, इसमें पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इनके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल संख्या, इसमें 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, जिसमें जिसमें से एक समिति का कार्य जो है बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया गया था और करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका के लेखक हो जाएंगे मेगास्थनीज। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। देखिए, सूची 1 में पुस्तक का नाम है और सूची 2 में लेखक का नाम है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है वृहत संहिता। तो वृहत संहिता के लेखक हो जाएंगे वराहमिहिर। वृहत संहिता के लेखक वराहमिहिर है। उसके बाद है मुसिका मसा। तो मुसिका मसा के लेखक हो जाएंगे अतुला। उसके बाद दिया गया है रासरंगिनी। तो रासरंगिनी के लेखक हैं कलहन। और विक्रमांक देवचरित के लेखक हो जाएंगे विलहन। तो हमारा मिलान 4, 3, 1, 2 है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 और 2 का मिलान करना है। यहाँ पे सबसे पहले लेखक का नाम है और फिर उसके बाद में पुस्तक का नाम दिया गया है। ये कौटिल्य जो है इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र। पाणिनि ने लिखा था, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। आगे देखते हैं। देखिए, आगे मिलान किया गया यहाँ पे। कौटिल्य जो है इन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र, पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी, कामंदक यह लिखे हैं नीतिसार और कालिदास लिखे हैं कुमार संभवम। नेक्स्ट है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम हो जाएगा रासरंगिनी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह के शासनकाल में किया था। और इसमें कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके प्रधानमंत्री चाणक्य जो है, या इन्हीं को कौटिल्य बोलते हैं, इनके राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? यह जो है आधारित है अर्थशास्त्र जो है यह आधारित है पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र पर आधारित है। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया गया है। ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर है। देखिए, चाणक्य जो है इनके द्वारा मौर्य काल में रचित है अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। और इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की व्याख्या मिलती है। तो पूछा जाए कि सप्तांग सिद्धांत किसमें वर्णित है, तो इसका वर्णन किया गया है चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन और कृषि, शिल्प तथा व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा मौर्य शासन की बहुत सी बातों का ज्ञान होता है और यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीति नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक हो जाएगा कौटिल्य। नेक्स्ट है, इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? यहाँ पे कौन सा युग जो है सही दिया गया है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है
मतविलास प्रहसन, तो मतविलास प्रहसन के हो जाएंगे महेंद्र वर्मन हो जाएंगे, अमुक्त माल्याद के कृष्णदेव राय हो जाएंगे, उसके बाद समरांग सूत्र के धार के हो जाएंगे राजा भोज हो जाएंगे परमार वंश के, और मानस उल्लास के हो जाएंगे सोमेश्वर तृतीय। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखा है? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर है। देखिए बात करते हैं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में एक अनाम व्यापारी ने लिखा था। इसने भारत से आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हो जाएंगे चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए चौहान वंशी शासक हैं पृथ्वीराज तृतीय यानी राय पिथौरा, इनके दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना किया है। इसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है चंद्रवरदाई के द्वारा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं। तो स्वप्नवास दत्ता के लेखक हो जाएंगे भास, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें वर्ष 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया है और 1912 में इसका प्रकाशन किया गया था। और इन नाटकों में नाम है प्रतिज्ञा योगंधरायन, साथ में स्वप्नवासो दत्ता, उसके बाद उरुभंग है, दूत वाक्यम है, उसके बाद पद्मरात्रम है, बाल चरित्रम है, दूत घटोत्कच है, साथ में कर्णभार है, मध्यम व्यायोग है, उसके बाद प्रतिमा नाटकम है, अभिषेक नाटकम है, उसके बाद अविमारकम है और साथ में चारु दत्तम है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, कुमार संभवम। देखिए कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कुमार संभव महाकाव्य जो है यह लिखा था कालिदास ने, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए कुमार संभव की बात करते हैं तो कुमार संभव महाकाव्य का रचना महाकवि कालिदास ने ही किया था। इसमें 17 सर्ग हैं, ध्यान देंगे इसमें टोटल 17 सर्ग हैं। इसमें से केवल पहले 8 सर्ग ही कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं, बाकी अन्य 9 सर्ग जो है अन्य कवियों के द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म और तारकासुर वध का वृतांत वर्णित है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा है? तो किरातार्जुनीयम पुस्तक जो है यह लिखा गया है भारवी के द्वारा और इस पुस्तक का कथा वस्तु महाभारत से लिया गया है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच में युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो हो जाएगा मिलिंद पन्हो, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए पाली भाषा में लिखित इस ग्रंथ में नागसेन और हिंद यवन शासक है मेनांडर, इनके बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो हर्षचरित जो है यह लिखा गया था वान भट्ट के द्वारा। देखिए हर्षचरित जो है इस ग्रंथ का रचना सुप्रसिद्ध लेखक वान भट्ट ने किया था और यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। देखिए सूची 1 में सबसे पहले है चरक। जो चरक हैं यह चिकित्सा से संबंधित है। वही बात करते हैं वराहमिहिर का। तो वराहमिहिर जो है, देखिए वराहमिहिर जो है यह हो जाएंगे ज्योतिष हो जाएंगे। विशाख दत्त की बात करते हैं तो विशाख दत्त जो है यह हो जाएंगे नाटककार और ब्रह्मगुप्त जो है यह गणित से संबंधित है। यानी हमारा आंसर जो है यह हो जाएगा 2 1 4 3। देखिए 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चरक जो है चिकित्सा से संबंधित है, ब्रह्मगुप्त जो है गणित से, वराहमिहिर ज्योतिष से और विशाख दत्त जो है यह नाटककार हैं। नेक्स्ट है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार। नीतिसार किसके द्वारा लिखा गया है? तो नीतिसार जो है लिखा गया है कामंदक के द्वारा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए कामंदक के द्वारा रचित नीतिसार जो है 1192 छंदों श्लोकों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है, जो कि 34 खंडों यानी प्रकरणों में 20 अध्यायों या सर्गों में समूहीकृत है। इसमें अधिगम की पारंपरिक शाखाएं हैं, राज्य इसके घटक और संरक्षण, अंतर्राज्यीय संबंधों पर मंडल सिद्धांत भी इसमें शामिल किए गए हैं। देखिए विभिन्न प्रकार की नीतियां, युद्ध और शांति, कूटनीति और बुद्धिमत्ता, सैन्य संगठन, किन दोषों से बचना चाहिए और परिशिष्ट तुलना के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कामंदक के नीतिसार की सामग्री को भी सूचीबद्ध किया गया है। उसके बाद है पूर्व मध्यकाल का क्वेश्चन दिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था?
तो कर्नाट वंश का संस्थापक हो जाएगा नान्यदेव, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए कर्नाट वंश का स्थापना जो है नान्यदेव ने, जो कि 1097 से 1147 तक ईस्वी तक रहा था। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था और कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से लेकर के 1325 ईस्वी तक मिथिला का स्वर्णयुग कहलाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हो जाएगा हरि सिंह, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। ये जो है कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत भी किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, जो कि गलत है। यह जो है बिहार के भागलपुर जिले में है। देखिए यह जो है बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा है, इसका स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था। यह भी गलत है, क्योंकि इसका स्थापना धर्मपाल ने किया था, न कि गोपाल ने, इसलिए दूसरा भी गलत है। और तीसरा है, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला है, यह सही दिया गया है। और चौथा है, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, यह भी सही दिया गया है। पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, इसमें से 1 और 2 गलत है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसका स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था और यह बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में अवस्थित है। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की तंत्रयान शाखा यानी वज्रयान का सर्वाधिक प्रभाव था और इसके अतिरिक्त जो है इस विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून यानी विधि, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? तो इसका स्थापना किया था धर्मपाल ने, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय का स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक जो है धर्मपाल के द्वारा किया गया था और तिब्बती विद्वान लामा तारानाथ के अनुसार जो है 10वीं शताब्दी के आते आते विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय से भी बृहद शिक्षा का केंद्र बन गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? ये सेम क्वेश्चन सब रिपीट है, धर्मपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो मैथिली भाषा का जो विकास है यह कर्नाट राजवंश के दौरान शुरू हुआ था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। मैथिली भाषा के विकास की बात करते हैं तो कर्नाट राजवंश जो है 11वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक शासन किया था कर्नाट वंश ने और इसके शासनकाल में इसका विकास हुआ था। कर्नाट वंश के संस्थापक हो जाएंगे नान्यदेव। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो यह स्थित था बिहार में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए उदंतपुर जो है जिसे उदंतपुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था और यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसका स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान का नाम हो जाएगा हमारा जैनुद्दीन आबिदीन, सुल्तान जैनुल आबिदीन, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा गया है और उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण भी प्रदान किया था।